Audio Jungle. Audio Jungle. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। अब से मैं कक्षा 12 की बायोलॉजी का सीरीज डालने जा रहा हूं, जिसमें कि चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन ये सॉल्यूशन बड़ा ही स्पेशल होगा। स्पेशल इसलिए होगा कि इस समय जितने भी क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं आपके पास, जैसे विद्या, राजीव और तिरुपति, इन सब का मिश्रण मैं तैयार कर रहा हूं। मतलब यदि आप मेरी इस वीडियो को देख लें तो आपके सारे क्वेश्चन बैंक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे क्वेश्चन का सब सॉल्व आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम सभी हल करने की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहले क्लास में लिया है चैप्टर 11 का सॉल्यूशन, जिस चैप्टर 11 का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। ये जो हमने पॉइंट्स बना रखे हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी कि टाइगर होता है। ये तो आप बचपन से ही सुनते आए हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये आप जानते होंगे। दूसरी पॉइंट में देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पिकॉक है। इसके बारे में भी आपने कभी न कभी सुन रखा होगा। ये दो आपके क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। लेकिन यहाँ तीसरी बात पे ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। सारस मतलब अंग्रेजी में इसको क्रेन कहते हैं। यह सफ़ेद रंग का बगुले के समान पक्षी होता है। इस पक्षी की विशेषता ये होती है कि यदि इस पक्षी के सामने आप कटोरी में दूध और पानी दोनों को मिश्रित करके अगर इसके सामने रख दें, तो ये कटोरी में मुंह डाल करके उसमें से दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। ये इसकी खास बात होती है। इसके मुंह में एक झिल्ली पाई जाती है जो दूध और पानी को छान करके अलग कर लेती है। एकमात्र दुनिया में यही एक ऐसा जीव है जो ऐसा कर सकता है। तो ये क्या है, हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी है, उत्तर प्रदेश का। अगले पॉइंट में मैंने बता रखा है आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आप जानते हैं, बरसात से कुछ समय पहले ही सारे विद्यालय में सारे अधिकारी सभी लोग पौधारोपण करना शुरू कर देते हैं। और वो जून का महीना होता है इसलिए क्योंकि 21 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून आ जाता है। तो अगर उससे पहले पौधारोपण कर दिया जाए तो बाकी के 4 महीने तक ऑलरेडी बरसात का पानी मिलता रहेगा और पौधे की सिंचाई हो जाएगी पौधा से। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और उस दिन स्वदेश इवन पूरे दुनिया भर के लोग एक एक पौधा या पौधारोपण करने का अपना काम करते हैं। चलिए, तो ये आपके सभी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। इस बात को जितना भी मैंने काले रंग से लिखा है, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन हैं। तो इस पर जरा जो ब्लैक में मैंने लिख रखा है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें पॉइंट की तरफ। यहाँ लिखा हुआ वन्य जीव सप्ताह हर साल 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। जो वन्य जीव हैं उनकी जागरूकता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार वन्य जीव सप्ताह मनाती है। 1 सप्ताह का एक कार्यक्रम होता है जिसमें लोगों को जानवरों के बारे में जागरूक किया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है, 1 से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में, पूरे 1 सप्ताह तक है। 6वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 6वां पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय वन्य जीवन अधिनियम सन 1972 में पारित हुआ था। जीवों को बचाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे राष्ट्रीय वन्य जीवन अधिनियम कहते हैं। ये सन 1972 में हमारी सरकार ने पारित किया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र परियोजना सन 1986 में शुरू किया गया था। ये परियोजना भी जीवों के बचाव से ही संबंधित है। तो इस परियोजना का उद्घाटन कब किया गया था, 1986 में। इस बात को याद रखिएगा, इस सन को याद जरूर रखिएगा। आगे राष्ट्रीय उद्यान। अब ये तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, अभी हम कुछ बड़े क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हालांकि ये भी ऑब्जेक्टिव ही हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ इससे ऑब्जेक्टिव आपके सारे के सारे सॉल्व होंगे। उसके बाद आपके अति लघु और लघु भी सॉल्व होंगे। और जिसका जो दूसरा वीडियो मैं डालूंगा उसमें आप उत्तरीय क्वेश्चन जो है सॉल्व होने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क किसे कहा जाता है। जिस उद्यान यानी पार्क की
देखभाल भारत सरकार करती है उस उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। समझ रहे हैं? बहुत से ऐसे पार्क होते हैं जिनकी देखभाल भारत सरकार नहीं करती, उसके लिए बाध्य नहीं होती, लेकिन अगर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तो भारत सरकार उसकी देखभाल करने लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लगा दिया जाता है और उस पार्क की देखभाल की जाने लगती है, तो उसे कहते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत में कई हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनमें जीवों को सुरक्षा मिलता है और साथ ही में पौधों को भी। तो कई हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख के बारे में बात किया जाएगा जिनसे प्रश्न बार बार उठता है, हर बार उठता है। देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में उपस्थित है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे इससे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो आप जवाब देंगे क्या? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जाए कहाँ पाया जाता, कहाँ है ये स्थित, तो कहेंगे उत्तराखंड राज्य में। अब उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले में है ये, तो नैनीताल में है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम के कौन से जिले में? गोलाघाट जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन ये 2-3 क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है, उसको ध्यान रखिएगा। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए आपसे कि गैंडा कौन से भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे, तो आपको सीधा से जवाब देना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे घुमा भी सकता है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो भी आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जवाब देंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में होता है, तो आप उसका जवाब देंगे असम राज्य में होता है। तो एक ही लाइन से कई क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगली पॉइंट की तरफ देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एशियाई बब्बर शेरों का एकमात्र प्राकृतिक वास स्थान है। जी हाँ, इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि गिर के जंगल यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है, कहाँ है भारत में, तो आप लोग सीधा जवाब देंगे गुजरात में। ध्यान रखिएगा, गिर और गुजरात दोनों ग से है, तो इसको कनेक्ट कर लीजिएगा कि गिर कहाँ पाया जाएगा, गुजरात में पाया जाएगा। अच्छा, गुजरात में कहाँ होगा, कौन से जिले में होगा, तो हम बोलेंगे जूनागढ़ में। तो गिर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है पहले से कि एशियाई बब्बर शेरों के लिए। एशियाई बब्बर शेर जो हैं एकमात्र प्राकृतिक वासस्थान कहाँ है इनका, ये गिर के राष्ट्रीय उद्यान है। गिर के राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई बब्बर शेरों को सुरक्षित रखा गया है। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज में पॉइंट लिख रखा है मैंने कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह उद्यान बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि बारहसिंघा जो होता है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जाए यह उद्यान कहाँ स्थित है, तो फिर कहेंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो लखीमपुर खीरी जिले में। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कान्हा राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में तो ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए फेमस है, और इसमें ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपके मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है और बालाघाट जिले में है ये। अगले 14 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 14वां पॉइंट क्या कहता है कि तप्त स्थल, हॉटस्पॉट। हाँ, ये हॉटस्पॉट शब्द आपने कोरोना के टाइम में सुना होगा। पिछले 2 सालों से आप हॉटस्पॉट सुनते रहे हैं। तो हॉटस्पॉट होता क्या है, आपको बता दूं, ऐसा इलाका जहाँ के जीव खतरे में आ जाते हैं, किसी भी कारण की वजह से खतरे में आ जाए, चाहे बीमारी हो जाए, कोई महामारी हो जाए, या किसी वजह से अगर उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, वो मृत्यु के कगार पे चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं हॉटस्पॉट। उस इलाके को, जहाँ पर भाषा में लिख रखा है देख लीजिएगा, जिस इलाके के जीव किसी प्रकार के संकट में होते हैं जिससे उनकी जान को खतरा होता है, उस इलाके को हॉटस्पॉट कहा जाता है। आप जानते हैं कुछ समय पहले बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बड़े बड़े शहर हॉटस्पॉट बन गए थे कोरोना के। कोरोना के हॉटस्पॉट मतलब क्या, कोरोना से उनको जान को खतरा था। अब भारत के ऐसे कौन कौन से जगह हैं जो हॉटस्पॉट कहलाते हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा। मैंने ब्लैक से लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट व श्रीलंका इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। ये वही इलाके हैं जहाँ जीवों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, कुछ जीव यहाँ विलुप्त होते जा रहे हैं। इसी वजह से ये इलाके जो है हॉटस्पॉट कहला रहे हैं। तप्त स्थल, तप्त का मतलब तपना, यहाँ आँच से मत समझिएगा, आग से मत समझिएगा। अब आगे देख लेते हैं।
15वां पॉइंट लिख रखा है मैंने कि संकटग्रस्त जीव जातियाँ। अब संकटग्रस्त जीव जातियाँ क्या होती हैं? वो वैसी जातियाँ जो कि जिनकी संख्या बहुत ही कम धरती पे बची हुई, वो विलुप्ति के कगार पर आ चुकी हैं, ऐसी जातियों को संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। जैसे कि बब्बर शेर जानते हैं, गिने चुनी संख्या में बचे हुए हैं। तो धीरे धीरे कई ठो जीव धीरे धीरे धरती पर से विलुप्त होते चले गए। उनमें से कुछ जीव हैं जैसे कि लाल पांडा, कस्तूरी मृग, बब्बर शेर, ये ऐसे जीव हैं जो कि धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो परिभाषा लिख रखा है मैंने, इसको देख लीजिएगा। जो जीव धरती से विलुप्त यानी समाप्त होने वाले होते हैं उन्हें संकटग्रस्त जीव कहते हैं, यानी इनकी संख्या धरती पर बहुत ही कम होती है। जैसे दे रखा है मैंने एग्जाम्पल, लाल पांडा, कस्तूरी मृग, बब्बर शेर, ये तीनों स्तनधारी जीव हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है ये सब के सब स्तनधारी जीव हैं जो कि गायब हो रहे हैं। स्तनधारी जीव उन्हें कहा जाता है जो अपने बच्चे को पैदा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, जिनके स्तन होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्तनधारी जीव। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से स्तनधारी जीव हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, तो उनमें इन तीनों का नाम है, ध्यान रखिएगा। विलुप्त होते जा रहे हैं यानी इनकी संख्या अब बहुत ही कम बची हुई है। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन, ये विशेष शब्द है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? शब्द से ही जैसे पता चल रहा है। पहले मैं परिभाषा पढ़ लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में वहाँ के किसानों खासकर महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, जिसका मुख्य मकसद जंगल के ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोकना था। इस आंदोलन में सभी महिलाएं पेड़ से चिपक जाया करती थी और ठेकेदारों को पेड़ नहीं काटने देती थी। समझ रहे हैं? तो पूरी कहानी के साथ बता देता हूँ आपको। सन 1973 में एक घटना घटी थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लोग पेड़ों को बहुत पूजते हैं। ये उत्तर प्रदेश बिहार जैसा नहीं है कि अगर हमारे घर के दरवाजे के सामने है और हम अपना घर बनाना चाह रहे हैं, यदि पेड़ तो कोई दिक्कत करता है तो हम पेड़ को हटा देते हैं और अपना सुंदर सा मकान बना लेते हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में इतनी गंदगी है, इतना प्रदूषण है, जबकि उत्तराखंड इतना साफ सफाई वाला इलाका है जहाँ की हवा बहुत ही स्वच्छ है। क्यों है जानते हैं? क्योंकि वहाँ लोग पेड़ को अपने बेटी की तरह पूजते हैं। यदि उनके दरवाजे के सामने कोई पेड़ है तो उसे घर बनाते समय कभी नहीं काटते, उसे कोशिश करते हैं बचा के रखें। तो जब 1973 के बारे में बता रहा हूँ आपको, 1973 में सरकार ने एक आदेश दिया जिसके अंतर्गत पेड़ों को काट करके, जंगलों को काट करके वहाँ फैक्ट्रियाँ और कॉलोनी बनाने के लिए कहा गया। लेकिन वहाँ के जो किसान थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम अपने इलाके में पेड़ों को नहीं कटने देंगे, ये हमारे बच्चे समान हैं। सरकार नहीं मानी, उन्होंने ठेकेदारों को भेज दिया, बड़ी बड़ी बुलडोजर, बड़ी बड़ी मशीनें लेके गया पेड़ को काटने के लिए। लेकिन जब लोगों ने देखा कि सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वहाँ की जितनी औरतें थी, किसान जो इतने थे, सब के सब पेड़ से जाके चिपक जाया करते थे। अब बोला करते थे कि यदि पेड़ कटेगा तो उससे पहले हमारी गर्दन काटनी पड़ेगी। तो पेड़ के साथ गर्दन सटा के खड़े हो जाते थे वहाँ पे और पेड़ को नहीं काटने देते थे। तो ये सिलसिला पूरे उत्तराखंड में फैल गया कुछ ही दिनों में। सरकार को बैकफुट पे कर दिया उन लोगों ने। सरकार ने पेड़ काटने से फिर मना कर दिया कि भाई ठीक है, पेड़ नहीं काटेंगे। इसी को चिपको आंदोलन बोला गया, क्योंकि लोग चिपक जाते थे पेड़ से, इसी आधार पर इसको चिपको आंदोलन बोला गया। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा गया है आपसे, तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेगा। अब देख लेते हैं हम लोग जैव संरक्षण यानी कि बायो कंजर्वेशन। बायो कंजर्वेशन क्या होता है? यदि कोई जीव खतरा में है तो उस जीव को बचाने के लिए जो काम किया जाता है, बचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उसी को कहते हैं जैव संरक्षण। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने कि लिख रखा है कि धरती से विलुप्त हो रहे जीवों की सुरक्षा करना ही जैव संरक्षण कहलाता है। यानी जो जीव धरती से विलुप्त होने जा रहे हैं उसकी सुरक्षा करना ही जैव संरक्षण यानी बायो कंजर्वेशन कहलाता है। ये बायो कंजर्वेशन दो प्रकार का होता है। देखिए देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है मैंने कि जैव संरक्षण दो प्रकार का होता है। पहला देख लेते हैं स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा होता है बहिस्थानीय संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो पहले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि जब जीवों को उन्हीं के प्राकृतिक वासस्थान में संरक्षित करके उनकी देखभाल की जाती है, तब इस संरक्षण को स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। चलिए आइए मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। मान लीजिए कोई जीव खतरे के निशान पे है, यानी कि जैसे कि आपका बब्बर शेर गायब होने वाला है, तो बब्बर शेर को बचाने के लिए सरकार दो उपाय कर सकती है। या तो बब्बर शेर को उसी के जंगल में रहने दे और चारों तरफ से सुरक्षा गार्ड लगा दिया जाए कि जंगल में कोई शिकार करने ना जाए और उन जीवों को, उस बब्बर शेर को बढ़ने का मौका मिले। तो यदि बब्बर शेर को उसी जंगल में रहने दिया जाता है, उसी के घर में रहने दिया जाता है और चारों तरफ से सुरक्षा लगा दिया जाता है ताकि लोग आए जाए नहीं उस जंगल में,
उसका शिकार कोई ना करे और अपनी जनसंख्या बढ़ा सके, तब इस संरक्षण को बोलेंगे हम स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि वो उसी स्थान पर, स्वयं के स्थान पर ही रहा। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लीजिए कि बब्बर शेर की संख्या 1, 2 या 4 ही बची है, तो जानते हैं कि अगर उसी स्थान पर छोड़ेंगे तो उनका शिकार हो सकता है, कितना भी हम उपाय करें लेकिन उनका शिकार हो सकता है। तो सरकार क्या करती है कि वहाँ से उस जीव को हटा लेती है, उसको हटा करके दूसरे जगह अपने यहाँ प्राकृतिक स्थान से हटा के कृत्रिम स्थान जो अपना बनाए रहती है वहाँ पे ले आएंगे और वहाँ पे उसको चारा पानी का इंतजाम किया जाएगा, खाने पीने दवाई का इंतजाम किया जाएगा और नर मादा को आपस में मिला के मीटिंग करने का मौका दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ा सकें। जब वो जनसंख्या बढ़ा लेंगे तो फिर से उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। तो बहिस्थानीय संरक्षण क्या कहलाता है कि जब जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से उठा करके हम दूसरे स्थान पर रख करके उसका पालन पोषण करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, तब इसी संरक्षण को क्या बोलते हैं, बहिस्थानीय संरक्षण कहते हैं। परिभाषा आप इस प्रकार से लिखेंगे अपने बोर्ड में, जब जीवों को उनके वास स्थान से हटाकर किसी दूसरे वास स्थान पर ले जाकर संरक्षित किया जाता है, यानी उन्हें बचाया जाता है, तब इस संरक्षण को बहिस्थानीय संरक्षण कहते हैं। बहिसंरक्षण स्थान को उत्थानीय संरक्षण भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे उत्थानीय संरक्षण पूछे तो घबराइए, समझ लीजिएगा बहिस्थानीय संरक्षण भी है, संरक्षण ही है। तो किसी भी जीव का संरक्षण आपने देखा कि 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो उसी के जंगल में रहने दें उसको, उसकी संरक्षा करें, या फिर उसको उठा के ले आए हम। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। धरती पर रह रहे सभी जीवों के अस्तित्व पर अनेक प्रकार के खतरे हैं, जिनमें वनों का कटाव और मरुस्थलीकरण इत्यादि शामिल है, किंतु जीवों को सबसे बड़ा खतरा आजकल विकिरण से हो गया है। चलिए विकिरण को तो मुझे चाहिए था कि मैं हेडिंग बना दूं ऊपर, लेकिन खैर छोड़ी जाने दीजिए, नीचे आ गया है तो अब एक्सप्लेन कर देता है इसको। जितने भी धरती पर जीव हैं वो सबको खतरा है, उनके अस्तित्व को खतरा है, आज नहीं कल वो विलुप्त हो जाएंगे। जैसे पहले डायनासोर रहा करते थे वो ख़त्म हो गए, तो 10,000 सालों से हम लोग हैं, हमें भी आने वाले समय में विलुप्त होना पड़ेगा। तो हमारे विलुप्ति के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से वनों का कटाव भी शामिल है, मरुस्थलीकरण शामिल है। जैसा देख पा रहे हैं आप, वनों का कटाव और मरुस्थलीकरण भी शामिल है। इसमें जीवों का नाश। वनों का कटाव कैसे, अगर वनों का कटाव होता गया तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, इतना प्रदूषण होगा कि लोग मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और मरुस्थलीकरण क्या होता है, पहले से ही आप जानते हैं कि 75% 80% लगभग जो धरती का भाग है वो पानी से घिरा हुआ है, जो बाकी का 20% बचता है वो सिर्फ मिट्टी का है। यानी कि धरती का 80% भाग तो केवल पानी में डूबा हुआ है, समंदर के रूप में है, 20% ही सूखा भाग है। उस सूखे भाग पर भी काफ़ी हिस्सा जो है वो रेगिस्तान का है, जिस पे हम लोग कुछ भी नहीं खेती कर सकते। तो बहुत ढेर सारी ज़मीन है जो आजकल अपने आप ही बंजर होती जा रही है। तो जब ज़मीन बंजर होती जाए, है ना, तब उस प्रक्रिया को कहते हैं मरुस्थलीकरण। तो जीवों का विनाश हो रहा है धरती से, उसके कारण हो सकते हैं वनों का कटाव या फिर मरुस्थलीकरण। जब ज़मीन ही नहीं रहेगी खेती के लिए तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन इनसे भी बड़ा खतरा है जो वो रेडिएशन का है ना। सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन का। रेडिएशन का मतलब आजकल जितने लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं रेडिएशन का असर पड़ रहा है, बम ब्लास्ट कराए जा रहे हैं हम, उनसे रेडिएशन अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही हैं, एक्सरे हैं, ये तमाम तरह की किरणें निकल रही हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें सूरज की आ रहे हैं, उससे लोगों को कैंसर हो रहा है और चर्म रोग हो रहा है। तो ये जो आजकल विकिरण फैला हुए हैं, रेडिएशन जो है, इससे सबसे ज़्यादा जीवों को खतरा है। रेडिएशन के कारण ही आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर के जीन में कुछ बदलाव आया था, जिससे कि नर डायनासोर पैदा होना बंद हो गए, सिर्फ मादा ही हुई। इस वजह से डायनासोर का विनाश हो गया। डायनासोर विनाश के और भी कारण थे, लेकिन इस वजह से उसका विनाश हो गया। लेकिन यहाँ पे इंसानों के साथ भी ऐसा ही हो रहा। इस रेडिएशन का इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है कि अब लड़के कम और लड़कियाँ अधिक जन्म ले रही हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो इंसान का अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जब ढेर सारी लड़कियां ही रहेंगी, लड़के रहेंगे नहीं, तो अस्तित्व खत्म हो ही जाना है। तो इसलिए वनों के कटाव से उतना खतरा नहीं है हमारे अस्तित्व पे, मरुस्थलीकरण यानी रेगिस्तान बनने से भी उतना खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन रेडिएशन से तो सबसे ज़्यादा खतरा है। चलिए अब आगे भी बात कर लेते हैं। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसे घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है। भरतपुर के नाम से इसको भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिम बिहार नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बड़ा स्पेशल टाइप का है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, अलग अलग देशों से
कई हजार किलोमीटर का सफ़र तय करके पक्षी हर साल यहाँ पे आते हैं, विचरण करते हैं और फिर अपने देश को लौट जाते हैं। तो ये पूरा पक्षियों का राष्ट्रीय उद्यान है। तो कभी पूछा जाए आपसे कि घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सीधा जवाब देंगे आप राजस्थान में है। आगे इसका दूसरा नाम क्या है, तो भरतपुर पक्षी विहार। अब अभ्यारण्य, यहाँ पे एक चीज़ का क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, अभ्यारण्य क्या है और राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यानी नेशनल पार्क क्या है और यहाँ अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी क्या है। इसे प्राणी विहार भी कहा जाता है, अभ्यारण्य को प्राणी विहार भी कहा जाता है। पहले परिभाषा पढ़ लेता हूँ फिर अंतर बता देता हूँ आपको। जिस जंगल में जीव निडर होकर घूमते हैं उस जंगल को अभ्यारण्य कहते हैं। इनमें हमारे आने जाने की मनाही नहीं होती, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में आप बिना अनुमति नहीं जा सकते। वर्तमान समय में भारत में लगभग 537 अभ्यारण्य है। समझ रहे हैं? अभ्यारण्य जो होता है उसमें हम बिना अनुमति के आ जा सकते हैं, क्योंकि अभ्यारण्य में स्पेशली जानवरों को सुरक्षित किया जाता है, पौधों को नहीं। तो इसलिए हम लोग पौधों की लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा सकते हैं, घास काटने के लिए जा सकते हैं, आना जाना लगा रहेगा। बस हाँ, एक शर्त रहेगी कि आप जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बाकी पौधों के लिए आप आ जा सकते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनमें आप बिना अनुमति के नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ जीव का ही, सिर्फ जंतु का ही संरक्षण नहीं किया गया है, बल्कि पौधे का भी संरक्षण किया जाता है। तो ऐसा जंगल जहाँ जंतु और पौधे दोनों को संरक्षित किया जाए उसे नेशनल यानी राष्ट्रीय उद्यान कह देंगे, और जिसमें सिर्फ जंतुओं का, जानवरों का ही ख्याल रखा जाएगा, पौधों का नहीं, उसे हम अभ्यारण्य कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान में जंतु एवं पौधा दोनों को संरक्षित किया जाता है, जबकि अभ्यारण्य में केवल जंतु की ही सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे पॉइंट, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा और इस वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके देखिएगा। इतना रिमाइंड करने के बाद जब आपको कुछ बातें याद हो जाएं अच्छे से, कुछ बातें अच्छे से जब आपको याद हो जाएं, तो फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो, मैं दावा करता हूँ आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्यों, आपके अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न लगभग 25 से 30% आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आइए हम उसको भी कुछ दिखा देते हैं आपको कि ये सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपके सामने मैंने ले रखा है ये 2022 का जो बोर्ड का पेपर देंगे आप, तो ये देखिए, ये हमारे पास है विद्या, ठीक है, जैव विविधता में संरक्षण, बहुविकल्पी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सब के सब सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है भाई? मोर, सारस, कबूतर, गौरैया। मैंने पहले बता रखा है आपको, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो सारस। कहाँ मिलेगा आपको? तीसरे पॉइंट पे मिलेगा। तीसरा पॉइंट कहाँ मैंने लिख रखा है, देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। अब विद्या उठा लीजिएगा, विद्या के 7 के 7 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने हैं, सिर्फ इसी नोट से सॉल्व हो जाने हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनहीन संकटग्रस्त नहीं है, यानी कौन सा स्तनधारी संकटग्रस्त नहीं है। तो आप जानते हैं लाल पांडा तो विलुप्त होने वाला है, कस्तूरी मृग भी विलुप्त होने वाला है, भारतीय बब्बर शेर भी विलुप्त होने वाला है, ये सब के सब संकटग्रस्त स्तनधारी हैं। कौन से पे? और लेकिन नील गाय जो है, जिसको कि हम रोज कहते हैं, गडरोज कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वो अभी फिलहाल विलुप्त नहीं हो रहा है। ये हमको इसका उत्तर कहाँ मिल जाएगा, जहाँ हमने पढ़ाया आपको 15 नंबर पर। 15 नंबर कहाँ है देखते हैं। देखिए 15 नंबर पर मैंने यहाँ पे संकटग्रस्त जीव जातियों के बारे में बताया। यहाँ पे लाल पांडा, कस्तूरी मृग और बब्बर शेर को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये 15 नंबर लाल पांडा, कस्तूरी मृग और भारतीय बब्बर शेर। आगे बढ़ लेते हैं। प्राकृतिक वासस्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? प्राकृतिक वासस्थान में जीवों को संरक्षण, जैसे कि शेर को उसी के जंगल में रहने दिया जाए और उसका संरक्षण किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण। ये कब बताया था मैंने? 17 के ए में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 17 जैव संरक्षण और 17 के 2 पॉइंट थे, ए और बी। तो यहाँ पर ये ए है स्वस्थानीय संरक्षण, है ना। तो जब जीव को उसी के प्राकृतिक स्थान में रहने दिया जाता है तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो आपका देख रहे हैं जैसा कि आपका ये भी सॉल्व हो गया। अब ये देख लीजिए चौथा नंबर, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है?
तो घाना राष्ट्रीय उद्यान अभी आपको बताया हूँ तुरंत आपको कि 19 नंबर पे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। 19 नंबर पे है, अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में है, भरतपुर में है। ठीक है, इसे पश्चिम बिहार भी कहते हैं। ये तो हो गया आपका। उसके बाद फिर 10वें नंबर पर आपको मिल जाएगा, इसको उत्तर 5वें प्रश्न का क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जानते हैं काजीरंगा बारहसिंघा ये जो है आपका फेमस है गैंडा के लिए, दो गैंडा भी है वहाँ पे, एक सिंह वाले भी गैंडा है, असम में है। ठीक है, तो आपको कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। 10वां नंबर देख लीजिए, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय असम में है। ठीक है, एक सिंह वाले गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कुछ भी बचने वाला है। एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक स्थान कहाँ है, गिर के जंगल, गुजरात मैंने बताया था, यहाँ पे देख लीजिएगा 11वें नंबर पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है, तप्त स्थल नहीं है। तो इंडो बर्मा तो है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पे जीव विलुप्त होने जा रहे हैं। ये कहाँ मिल जाएगा, 14 नंबर पे मिल जाएगा, जबकि मेडागास्कर हिंद महासागर में ऐसा नहीं है। तो ये हो गया विद्या। अब विद्या के साथ साथ आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास राजीव प्रकाशन की भी, राजीव प्रकाशन भी है, इसको भी देख लीजिए। ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। 4 के चारों क्वेश्चन बैंक में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो फिर आप श्योर हो जाइएगा कि आप 90% से ऊपर बायोलॉजी में स्कोर करने जा रहे हैं। इस बार के बोर्ड के पेपर 2022 में आप 90% से ऊपर लेके आएंगे। अगर मेरी वीडियो को ऐसे ही फॉलो करते रहे तो मैं क्रम से 1 बाय 1 वीडियो डालता रहूँगा। जैसा कि मैं यहाँ पर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, 5 जून को, अभी भी मैंने बताया। गैंडों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है ना, तो काजीरंगा असम में है। राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड नैनीताल में, मैंने बताया आपको, है ना। चिपको आंदोलन देखिए, उसमें भी पूछा गया था, इसमें भी चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कॉर्बेट पार्क को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाने हैं टोटल, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय कम बचा है, लेकिन आप सिर्फ मेरे लेक्चर सुनते जाएंगे। यदि आप कमरा लेके कहीं रह रहे हैं तो आप खाना बनाते होंगे अकेले ही, एक काम करिए, मोबाइल को ऑन करिए, खिड़की पर रखिए, इसको चलने दीजिए, आप सुनते जाइए, केवल अपना काम करते जाइए। आपको सुनते सुनते ही सारा का सारा प्रश्न उत्तर याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि भी अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। और अगली वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा, उसमें मैं इसके अगले भाग के बारे में बात करूंगा। थैंक यू।